कमेटीज को किस तरह से सशक्त कर रही है भारतीय सेना, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आतंकवाद से निपटने में विलेज डिफेंस कमेटीज का अहम रोल रहता है। और जब भी हथियार विलेज डिफेंस कमेटीज की तरफ से उठाए जाते हैं तो जाहिर तरीके से सफलता की सीढ़ी भारत जरूर यहां पर चढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन विलेज डिफेंस कमेटीज को सशक्त बनाने के लिए अब यहां कहीं ना कहीं भारतीय सेना पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर अगर आप लोग देखें तो वहां पर भारतीय सेना पूरी तरह से आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती है। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से विलेज डिफेंस कमेटीज को यहां पर सशक्त किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे आप और लगातार निरीक्षण भी किया गया है, किस तरह से पूरी ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है भारतीय सेना की तरफ से? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर कहें कि भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के इलाके, खास करके जहां लाम की बात करें, यहां आए दिनों पहले, इससे पहले सीज फायर की वारदातें देखने को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों से घुसपैठ की कोशिशें काफी करवाई जाती थी, जिसको देखते हुए एक सिविल वीडीसी बनाई गई थी, विलेज डिफेंस कमेटी, जिसको सेना की तरफ से अब ट्रेनिंग के साथ साथ इनको और हथियारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है मिलिटेंसी के दौरान। उसको देखते हुए सेना की तरफ से इन्हें टाइम टाइम पर ट्रेनिंग भी जाती है और कई लोग जो नए इसमें हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इसी तरह के मंजर आज भी हमने देखे हैं नौशहरा के लाम इलाके में, जहां सेना की तरफ से वीडीसी के मेंबरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और बड़ी बात यह भी रही है कि ये जो इलाके हैं, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके, हालांकि इन लोगों की तरफ से जरूर कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा कि इनको लगभग 30 40 साल बीत चुके हैं इस वीडीसी में, मगर उसके बावजूद भी इनको सेना सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी गई। मगर उसके बावजूद भी ये लोग पूरी तरह सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। खास करके इस नौशहरा की बात करें तो यहां जब 1971 में पाकिस्तान, या 47 की बात करें, 71 की बात करें, जब पाकिस्तान के साथ वार हुई, तो उस वक्त यहां के बाल जो थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने सेना के साथ काम किया था, जिसको बाल ब्रिगेड बनाया गया। तो वो लोग भी आज इस वीडीसी में शामिल हैं और गन्ने उठाकर जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जी गुरु जी। क्या जमशेद, आज भी बाल सेना यहां पर काम करती है, बाल ब्रिगेड अभी भी वहां पर चल रही है, या फिर सिर्फ ये जो सदस्य सामने आए हैं यही हैं? गुरु जी, आज बाल सेना काम नहीं कर रही है। उस वक्त जरूरत थी बाल सेना की कि इन इलाकों में सेना को उस वक्त जब ये लोग सामने आए थे, मगर वही बाल सैनिक जो थे उस वक्त के, जो आज या वीडीसी में हैं, या उसके में कई लोग ऐसे हैं जो सेना में भी हैं, क्योंकि वो उस वक्त भी ट्रेन थे, उस वक्त भी सेना के साथ काम किया था, और आज भी वो सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें कई लोग बुजुर्ग भी हमने देखे, मगर आज भी उनके अंदर वो जज्बा जो था वो बहुत बड़े देखने को मिला। हथियारों की अगर बात करें जमशेद, तो क्या वो सरकार की तरफ से इन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं, या फिर भारतीय सेना की तरफ से? किस तरह से ये पूरे सदस्य वहां पर काम करेंगे? जमशेद, आवाज पहुंच रही है? ये बात चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तकनीकी खराबी की वजह से उनका जो कॉल है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने जानकारी जरूर दे दी है कि किस तरह से बीडीसी सदस्यों को यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय सेना की तरफ से ये कवायद शुरू की गई है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आतंकवाद से निपटने के लिए मुकम्मल तरीके से ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ लिए चलेंगे। कठुआ से ही आपको दिखा देते हैं किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का एंटी टनल ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, और सरहद के साथ सटे इलाकों का चप्पा चप्पा छान रही है बीएसएफ। और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आईबी पर ऑपरेशन चल रहा है, और पाकिस्तान कई बार टनल खोदने को लेकर यहां हरकतें रच चुका है, नापाक साजिश रच चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी ही फिरता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान की हरकतों पर। लगातार भारतीय सेना पूरी तरह से माकूल जवाब भी देती है, लेकिन अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ ने पूरी तरह से मुस्तैदी वहां पर बनाकर रखी हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का एंटी टनल ऑपरेशन जारी है, और इस ऑपरेशन के बाद किस तरह से बीएसएफ काम करेगी ये हर किसी के सामने है, और हर कोई इससे वाकिफ है, क्योंकि लगातार अगर बात करें आईबी की तो वहां पर बीएसएफ जो है वो दिन रात डटी हुई है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किस तरह से यहां पर नाकामयाब किया जाएगा ये भी देखने वाली बात है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से यहां पर टनल का ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, कौन कौन से इलाके में ये सारा काम चल रहा है? अटैक हुआ है, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकस हो गई हैं। आपको बता दें कि पठानकोट भी ऐसा जिला है जो सर्दी
इलाका है और पठानकोट की सीमा सीधा सीधा कठुआ जिला के साथ जुड़ती है। तो कठुआ जिला में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशन जो है बीएसएफ की और एसओजी और सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर चलाया गया है। आपको बता दें कि मनियारी से लेकर चक फकीरा जो बीओपी है इसके बीच में ये एंटी टनल ऑपरेशन जो है ये यहाँ पर चलाया गया है। समय समय पर बीएसएफ के जो जवान है जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पर इस तरह के एंटी टनल ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाए जाते हैं। कठुआ जिला जिस तरह से पहले भी यहाँ पर कई टनल जो है उसके जरिए यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास जो है पाकिस्तान करता आया है, उसको लेकर यहाँ पर एंटी जो टनल ऑपरेशन है ये यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप बता दें कि 2 घंटे तक ये कल भी एंटी टनल ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था। हालांकि उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी थ्रेट है उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से पूरी तरह से चौकस हैं ताकि पाकिस्तान अपने नाकाम जो नापाक मंसूबे हैं उनमें कहीं ना कहीं फिराक में रहता है। क्या लगता है सरबजीत की बीएसएफ पहले से ही मुस्तैद है, जिसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन लगातार अब बीएसएफ और ज्यादा मुस्तैदी को बढ़ाती हुई नजर आ रही है इस अभियान के तहत? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से पठानकोट में जो ग्रेनेड अटैक हुआ है, इससे पहले भी पठानकोट जिला में कई अटैक जो है वो आतंकियों द्वारा किए गए हैं। अगर बात करें तो जो एक थाने में अटैक हुआ था उसके इंफिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंफिल्ट्रेट कर यहाँ तक पहुंचे थे। उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकस हो गई हैं। पठानकोट की अगर बात करें तो जितने भी पठानकोट पंजाब के साथ इंटरस्टेट बॉर्डर है या पठानकोट के साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, वहां पर सुरक्षा जो है और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। कठुआ जिला की अगर बात करें तो कठुआ जिला आईबी से लेकर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा और सख्ती यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। और उसी का नतीजा है कि एंटी टनल ऑपरेशन जो है वो कठुआ जिला में इंटरनेशनल बॉर्डर पर चलाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे एंटी टनल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तैदी जो है वो जरूर है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जो है वो हमेशा इस तरह के प्रयास में लगा रहता है कि इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास जो है, आतंकियों को धकेलने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान की ओर से किया जाता है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर युद्ध विराम है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सीज़फायर का समझौता किया गया है। इस तरह की गोलीबारी तो पिछले काफी लंबे अरसे से बंद है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास जो है वो पाकिस्तान की ओर से समय समय पर किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां जो सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको देखा कि किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि डीजीएमओ की जो बैठक हुई थी उस लेवल में जब ये बैठक हुई है तो सीज़फायर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद सीज़फायर समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए उस पर तो काम हुआ, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी रही और उसी को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ कहीं ना कहीं अपनी मुस्तैदी को बढ़ाती हुई नजर आ रही है जिला कठुआ के अंदर, और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा से भी आपको अपडेट दिखाना बहुत जरूरी है। लगातार आप देखिए जम्मू पठानकोट हाईवे पर पशु तस्करी की एक और कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया है और हाईवे पर टप्याल पुलिस नाके पर यहां 2 गाड़ियों से 8 मवेशियों को बरामद किया गया है। एक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा मौके से फरार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर पशु तस्करी का एक और मामला सामने आ गया है और हाईवे पर टप्याल पुलिस ने नाके के पर ही इन 2 गाड़ियों को रोका है, जिसमें से 8 मवेशियों को बरामद किया गया है। इससे पहले भी विजयपुर के अंदर इस तरह से पशु तस्करी का मामला सामने आया था, घगवाल इलाके के अंदर भी यहां पर पशु तस्करी का मामला सामने आया था, लेकिन आज आप देखिए टप्याल इलाके के अंदर यहां पुलिस ने किस तरह से धर दबोचा है इन पशु तस्कर को, और साथ ही साथ एक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मौके से दूसरा फरार है। फिलहाल जिसे गिरफ्तार किया गया है उससे क्या कुछ पूछताछ हुई है, इस पर जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये कोई पहला मामला नहीं है कि पशु तस्करी के मामले इस तरह से सामने आए हों। जिला सांबा के अंदर एक बार फिर से विजयपुर के अंदर भी, घगवाल के अंदर भी और आज टप्याल के अंदर भी इस तरह से मामले सामने आए हैं। क्या कुछ काम कर रही है पुलिस? करते हैं कि मोबाइल स्मगलिंग की अटेम्प्ट जो ये विफल की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन इसके ऊपर लगाम नहीं लग पा रही है। बार बार यही सवाल हम दोहराते हैं और इसके ऊपर पुलिस को कोई एक बड़ा संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हालांकि कामयाबी यह मिलती है कि जब भी पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर काम किया जाता है। और जिस तरह से आज की जो 2 मोबाइल स्मगलिंग की अटेम्प्ट विफल की गई है, ये घगवाल के टप्याल इलाका में घगवाल पुलिस टीम द्वारा ये विफल की गई है, जिसमें 2 महिंद्रा गाड़ियां जो है ये जिसमें 8 बोवाइंस को कश्मीर घाटी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें पुलिस को जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली तो टप्याल नाका पॉइंट पर नाका पॉइंट आपको बनाए रखेंगे अपने साथ। फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे उत्तर
उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए। प्रमुख सचिव न्याय श्री श्रीवास्तव जी, प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, बार काउंसिल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, संविधान दिवस पर मैं सबको हृदय से बधाई देता हूं और भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर सकें, इसके लिए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराया है और इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी का, महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को भी सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह अवसर हम सबके लिए विशिष्ट इसलिए भी है कि भारत के संविधान के ही कारण आज हम सबको एक समान मताधिकार मताधिकार प्राप्त हुआ है और हर व्यक्ति को न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर एक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इन सभी मूल कर्तव्यों पर भी एक विस्तृत चर्चा के लिए स्पेशल सेशन केवल विधानसभा और विधानमंडल का हम लोगों ने आहूत किया और उसमें बहुत सार्थक और रचनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन यह वर्ष हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी ओर चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष। से लाइव सुन रहे थे आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और आज संविधान दिवस पर वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में ही 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह से अधिसूचित किया था और संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस यहां पर मनाया जाता है। और सीधे तौर पर आपने देखा किस तरह से आज वो बातचीत करते हुए नजर आए। सीधा चलेंगे एक बार फिर से ऋषि के पास, क्योंकि ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे थे आप? के साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से घगवाल पुलिस टीम को जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, तो जानकारी के आधार पर 2 गाड़ियों को नाका पॉइंट पर रोका गया, जो दोनों गाड़ियां महिंद्रा लोड कैरियर बताई जा रही है, जिसमें एक में 3 जो बुवाई से उसमें उनको बांधा हुआ था, एक में 5 थे। टोटल 8 की संख्या जो बताई जा रही थी, जिन 8 को कश्मीर घाटी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि इसमें आपको बताते चले कि पुलिस की काफी मुस्तैदी थी। यहां पर एक स्मगलर की धरपकड़ उसी वक्त कर ली गई और एक ने जो है वो मौका पाकर वहां से भागना जो है वो उचित समझा होगा, वो वहां से मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है, हालांकि उसकी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक की गिरफ्तारी कर ली है और 188 आईपीसी धारा के तहत जो वो दोनों जो मामले हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है ऋषि, उसकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई?
देखिए, फिलहाल पूछताछ उससे लगातार जारी है कि ये कहां से, किस इलाके से ये जो बोवाइन से लाए गए हैं और कश्मीर घाटी को जो लेकर जा रहे थे, क्या इसको लेकर जानकारी है, वो जानकारी पुलिस उससे ले रही है। लेकिन जो दूसरा गिरफ्तार जो फरार हुआ है उसको लेकर भी जानकारी इकट्ठा कर रही है पुलिस। लेकिन बार बार सवाल यही सामने आता है कि लखनपुर जो प्रवेश द्वार है, बार बार खबरें सामने आने के बाद, बार बार अपडेट करने के बाद भी पुलिस वहां पर संज्ञान नहीं ले रही, वहां पर स्कैनर्स नहीं लगाए जा रहे हैं और हर जो आने वाली गाड़ी नाके पर भी इसी तरह से पशु तस्करी का मामला सामने आया था। घग्वाल के अंदर भी जब पुलिस को सफलता हाथ लगी थी और साथ ही साथ सांबा के भी कई चेक पोस्ट पर इस तरह से पशु तस्करी के मामले देखने को मिले थे। उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ चर्चा इसी पे होती थी कि आखिर प्रवेश द्वार पर क्या चेकिंग हो रही है, आखिर वहां पर पुलिस क्या काम कर रही है। कठुआ पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे थे। क्या लगता है कि पुलिस को कितनी गहनता से वहां पर काम करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जब तक गहनता से काम नहीं किया जाएगा तब तक ये बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट्स नहीं रुक पाएंगी, चाहे वो बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट्स हो या फिर नशे की स्मगलिंग हो या फिर हथियारों की स्मगलिंग हो। अगर इसको लेकर चेक जो वो लगातार नहीं रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि हालात आने वाले दिनों में और बद से बदतर होंगे। और जो दावे किए गए थे, आपको याद होगा कि यहां पर पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया था कि हम यहां पर स्कैनर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक यहां पर कोई स्कैनर इंस्टॉल नहीं किया गया। और जिस तरह से चेकिंग होती है ये भी हम कई बार ग्राउंड पर देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सवालिया निशान इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते हैं कि जब पीछे से इंफॉर्मेशन नहीं होती, आगे इंफॉर्मेशन आ जाती है तो पीछे पुलिस क्या काम कर रही है। कठुआ पुलिस भी लगातार बोवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स को विफल करती है जब उनको जानकारी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पूरे दिन भर का अपडेट आपको कहे, 24 घंटे का अगर आपको अपडेट करे, तो कई गाड़ियां ऐसे ही निकल जाती हैं और गाड़ियां वही पकड़ी जाती है जिसकी जानकारी पुलिस को मिल जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जो बेजुबान जानवर है वो दांव पर लग जाते हैं, उनकी जिंदगी दांव पर लग जाती है। ये यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं या कुछ जो स्मगलर्स वहां मौके से फरार हो जाते हैं, चलिए वो तो एक अलग पार्ट आ गया, लेकिन जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो रिलीज हो जाती है और मात्र 250 से 300 रुपए के चालान के आधार पर। तो उनको पता है कि जब 250-300 रुपए का वो चालान पेश करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैसे बंद होगी बोवाइन स्मगलिंग? सवाल तो ये है। और अगर ऐसा तो नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही भ्रष्टाचार के मामले बाद में सामने आ जाए, कि पुलिस के नाक के नीचे से ही इस तरह से काम हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर तो मैं इसके ऊपर इतनी मैं गहनता से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर यह सामने आता है कि कानून ही ऐसा बनाया गया है कि 250 रुपया आपको चालान देना है। चालान के आधार पर आपका जो मुजरिम होगा वो भी, उसको भी बेल मिल जाएगी और उसी के साथ गाड़ियां भी रिलीज हो जाएंगी। तो उनके हौसले बुलंद है कि 250 रुपया 300 रुपया देकर वो गाड़ी भी मुक्त करवा लेते हैं, बेल भी हो जाती है। तो इस तरह का कारोबार उनका धड़ल्ले से लगातार चलता है। वही स्मगलर दोबारा से स्मगलिंग करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है और नाकों पर और ज्यादा गश्त को बढ़ाने की जरूरत है और प्रवेश द्वार में चेकिंग को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ कठुआ पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया है कि प्रवेश द्वार से जब गाड़ियां निकलकर पहुंच रही हैं, सांबा के अंदर पहुंच रही हैं, यहां पर पुलिस को हाथ लग रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि प्रवेश द्वार से ये गाड़ियां किस तरह से निकलकर सांबा तक पहुंच रही हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से भी आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए रामबन के अंदर विकास के कितने दावे किए गए थे और कितने यहां पर सही साबित हुए हैं। ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, खंडरों में बदल रहे हैं यहां पर सरकारी स्कूल, क्योंकि पूरी तरह से खराब हो चुकी है बिल्डिंग और गिरने की कगार पर पहुंच चुका है रामबन के सैनीगाम नील का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। और शिक्षा विभाग की लापरवाही बढ़ सकती है यहां पर, और अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ गई तो जाहिर तरीके से बच्चों पर भारी पड़ सकती है। जाहिर तरीके से यह भी देखिए कि लगातार सरकारी विभाग किस तरह से काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं, जहां पर केंद्र सरकार और विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि ग्राउंड पर सुविधाएं पूरी तरह से फराहम कराई जा रही हैं, लेकिन कहां पर कराई जा रही हैं ये देखने वाली बात है। एक और बड़ी अपडेट जिला रामबन से सामने आई है, जहां पर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं यहां पर ये सरकारी स्कूल, क्योंकि खंडरों में ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात जो है वो सरकारी स्कूल के यहां पर हो चुके हैं। और जो बच्चे घरों से यहां पहुंचेंगे पढ़ने के लिए, तो वो समझिए कि किस तरह हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि दरारें किस तरह से यहां पर दीवारों पर पड़ी हुई हैं ये आपके सामने है। क्या कुछ काम किया है शिक्षा विभाग की तरफ से ये जान लेते हैं। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, खस्ता हालत पूरी तरह से बिल्डिंग है और आखिर इस पर ध्यान अभी तक क्यों नहीं दिया गया?
जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है, जो विजुअल्स में भी प्ले हो रही है, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सिनीगाम की है, जो एक नील का इलाका है। जहां हम देखें कि जब हम इस बिल्डिंग पर नजर दौड़ाते हैं तो ये चीज कह दे कि ये बिल्डिंग किसी भी तरह से सेफ नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस का जो सिलसिला चलता रहा, इस वजह से 2 साल के लिए जो तालीमी सिस्टम था वो डिस्टर्ब रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद स्टाफ वहीं पे रहता है, आपके पास एग्जाम देने के लिए बच्चों को स्कूल में जाना है, ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमने जब बात की वहां के लोकल से, बच्चों से, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। लेकिन उसको जब हम कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर वो मकामी जो सियासत है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स रहे हैं, जो अभी तक इख्तियार की कुर्सियों पर बैठे, तो उनकी तरफ से तो दावे बड़े बड़े किए गए, जनाब हमने हर एक निजाम को बेहतर कर दिया। हम लोगों से बात की तो लोगों का यह कहना था कि अस्पताल अगर बेहतर हो, अगर तिब्बी जो हेल्थ फैसिलिटी हमारी बेहतर हो तो एक पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर स्कूल हमारा बेहतर हो तो पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को बेहतर किया जा सकता है। नवीन, क्या लगता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से काम करने की जरूरत थी, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग विभाग को भी यहाँ पर काम करने की जरूरत थी कि अगर इस तरह से ये बिल्कुल झज्जर हो चुकी है बिल्डिंग, तो इसे अनसेफ डिक्लेयर किया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जाहिर सी बात है कि तो टेक्निकल विंग पे भी सवाल खड़े होते हैं कि जिन्होंने वहां पे एग्जीक्यूट किया था जब काम, तो उसके बाद इस पर ध्यान अगर दिया होता या उस वक्त अगर इसमें बेहतर कंस्ट्रक्शन हुई होती तो शायद बिल्डिंग का ये हाल ना होता। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हम देख रहे हैं और सियासतदानों के हम देख रहे हैं कि जनाब उनके ऑर्डर्स आ जाते कि हमने नई जगह के लिए स्कूल सैंक्शन करवा दिया, नई जगह के लिए स्कूल बिल्डिंग जो है सैंक्शन करवा दी, लेकिन लोगों को क्या उसका फायदा हो रहा है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जनाब आगे दौड़ और पीछे छोड़ो, तो ये पुराने वाले बिल्डिंग्स को आप उस तरह ही रहने देते हैं जो गैर महफूज हो गए हैं रहने के लिए, और आप नए नए स्कूल्स जो है क्रेडिट लेने के लिए, नए स्कूल के ओपनिंग के लिए जो है आपने रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हो, बिल्डिंग नई सैंक्शन करवा रहे हो। लेकिन पुराने स्कूलों की तरफ भी ध्यान होता तो कहीं ना कहीं तालीमी निजाम जो है बेहतर होता और जो इमारतों की हालत है वो भी बेहतर होती, और जब इमारतों की हालत बेहतर होती तो वहां पे जो टीचर्स है, स्टाफ है, वो जाना भी पसंद करता है, क्योंकि ऐसी तादाद में बच्चे वहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। नदीम जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं आशा, क्योंकि एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में 8 क्लासेस होती है और प्री प्राइमरी को अगर हम उसमें इंक्लूड करें तो 9 क्लासेस होती है, लगभग 100 के आसपास में बच्चे, और उसके बाद टीचर्स भी वहां जाना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि बिल्डिंग अनसेफ है। और नील सिनीगाम की बात करें तो काफी पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी और बारिश का सिलसिला काफी ज्यादा होता है, भारी पैमाने पर होता है, और यही वजह है कि जब स्टाफ भी वहां पे ना हो, बिल्डिंग भी आपके पास नहीं है, तो आपका तालीमी निजाम किस तरह का, यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, शिक्षकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अनसेफ यहां पर बिल्डिंग हो चुकी है, लेकिन बताया नहीं गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, जिस पर विभाग को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बिल्डिंग जो है वो झज्जर हालत में हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल भी यहां काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अशांति फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की ओर से यहां वीरवार देर रात को ही राजौरी की भिंबर गली सेक्टर में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। वहीं सरहद पर तैनात जवानों ने तुरंत उसी वक्त यहां कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी को मार गिराया, और उसके कब्जे से हथियार व अन्य सामान भी बरामद हुआ है। और जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो वीरवार देर रात को पाकिस्तानी सीमा की ओर से कुछ आतंकियों ने यहां राजौरी के भिंबर गली सेक्टर से एलओसी को पार करने की कोशिश की, और इस दौरान भारतीय सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने उन पर भी यहां पूरी नजर रखी है। और सबसे पहले आतंकियों को सीमा की इस ओर आने की इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन आपने देखा किस तरह से यहां पर हमारी सेना जो है वो काम करती हुई नजर आई। जैसे ही आतंकी आगे बढ़े तो सेना के जवानों ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, और आतंकियों ने सेना की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, और वहीं इस ओर से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी तरह एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, और अन्य आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर पूरी तरह से वहां से भाग गए। और आज सुबह होते ही सेना के जवानों ने घटनास्थल पर जाकर सबसे पहले आतंकी के शव को कब्जे में लिया, और उसकी तलाशी लेने के बाद हथियार व अन्य सामान बरामद किया गया। फिलहाल सेना की एक और यहां पर एलओसी से सटे इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, और पूरे इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, ताकि अगर रात के समय में कोई आतंकी बच निकला हो तो उसे भी समय रहते ढेर किया जा सके। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।